हेलो चैम्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जीडीपी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इससे लास्ट वीडियो में हमने द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी को डिस्कस किया एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीडीपी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। जीडीपी होती है फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ये डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में भी कवर की थी अच्छे से। जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है इनकम मेथड, दूसरा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड और तीसरा मेथड है इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है इनकम मेथड, सेकंड इज वैल्यू एडेड मेथड, थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। लेट डिस्कस these 3 methods one by one. The first method is income method. In this method, GDP is calculated by adding up all the factor incomes generated in the course of producing national product. नेशनल प्रोडक्ट बनाते टाइम जो भी फैक्टर इनकम्स जितनी भी लगी हैं उसमें जब हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम उसके थ्रू जो कैलकुलेशन करते हैं उसको इनकम मेथड कहते हैं। इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? वेजेस को, प्रॉफिट्स को, रेंट, इंटरेस्ट एंड कैपिटल। ऑल द components form the income method. So income method कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं NDP at FC. It is National Domestic Product at Factor Cost. इसके अंदर जो components हैं वो है compensation to employees प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। ये बहुत ही सिंपल है, आपको सुनने में कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट ये बहुत ही सिंपल टर्म्स है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब है जो भी एम्प्लॉयज़ को हमने सैलरी दी है वाइल प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट बनाते टाइम जब एम्प्लॉयज़ को हम सैलरी देते हैं तो वो होता है कंपनसेशन। इसमें रेंट भी आ सकता है और हम सैलरी को कंपोनेंट भी ऐड कर सकते हैं। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? प्रॉफिट हमारा। और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड होता है अगर कोई एंटरप्रेन्योर है जो उसको उसमें से जो प्रॉफिट हो रहा है ये सेल्फ एम्प्लॉयड के थ्रू डिफरेंट जगह पे अगर उसने पैसा लगाया तो वहाँ से जो उसको अर्निंग्स हो रही हैं उसको हम इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कहेंगे। तो इस NDP at FC से हम GDP कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा मेथड है, एक फार्मूला है NDP at FC। अगर उससे डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे, इंटरेस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करेंगे और सब्सिडीज़ को माइनस करेंगे तो हमारा GDP और MP आ जाएगा। GDP at MP जो होता है हमारा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब आपको लग रहा होगा कि हमने इसको किस तरीके से कैलकुलेट करा है। तो ये जो NDP at FC वाला कंपोनेंट है ये तो हमने यहाँ से उठाया है, ये जो हमने यहाँ से कैलकुलेशन करा है। हम उसमें डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो जो ये नेट है ये बन जाएगा G, नेट बन जाएगा ग्रॉस। जब हम नेट के अंदर प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन को सो इट बिकम्स ग्रॉस। सो ये जो नेट है अगर हम इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा ग्रॉस। प्लस हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देंगे और सब्सिडीज़ को माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा मार्केट प्राइस। ये मैंने आपको सिंपल करके बताया कि इसको हमने किस तरीके से ये कंपोनेंट्स को क्यों यहाँ पे लिखा है ताकि ये हमारा आ जाए। तो ये पहला मेथड है हमारा GDP कैलकुलेट करने का। दूसरा मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, इसको हम आउटपुट मेथड भी कहते हैं। It measures the difference between the total value of goods and services produced, that is output, and the value of goods and services used in the production, that is intermediate consumption. कोई भी प्रोडक्ट बनाते टाइम उसकी एक फाइनल वैल्यू होती है जो कि फाइनल कंज्यूमर यूज़ करता है एंड उसके पीछे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए पीछे की जो कॉस्ट लगी है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडिड मेथड को कैलकुलेट करने का एक तरीका है वो है GVA कैलकुलेट करना, ग्रॉस वैल्यू एडिट को कैलकुलेट करना। ग्रॉस वैल्यू एडिट हम किस तरीके से करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, जितने भी वैल्यू ऑफ आउटपुट क्रिएट करे गए हैं तीनों सेक्टर्स से उसकी वैल्यू को लेना और उसके पीछे इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो भी हुई है ऑल द 3 सेक्टर्स में उसको उसमें से माइनस कर देंगे। ये फॉर्मूला भी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कैसे हम इसको करेंगे। बट एक चीज़ देख लेते हैं कि GDP कैसे कैलकुलेट करेंगे GVA से। अगर हम GVA के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो हमारा GDP आ जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या इंक्लूड करता है?
ये होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। ये दोनों कंपोनेंट हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के हैं। अब हम देखते हैं कि ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या चीज़ है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन है रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड्स। दिस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द जीवीए टू प्रिवेंट काउंटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट वाइज। अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस नहीं करेंगे जीवीए में वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, तो जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो 2 बार काउंट हो जाएगी, ट्वाइस काउंट हो जाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज एक वुडन ब्लॉक है, उसकी कीमत है 100 रुपये। उसको एक फैक्ट्री में लेके गए और वहाँ पे उसको वुडन पीसेस में कट कर दिया एंड इसकी कीमत है 200 रुपीज़। उस वुडन ब्लॉक को चेयर में कन्वर्ट करने की कॉस्ट है, उसको पेंट करने की कॉस्ट है 100 रुपीज़, और फाइनल वैल्यू जो है चेयर की वो है 400 रुपीज़, जो कि फाइनल कंज्यूमर के पास जाएगी। तो इसके अंदर 4 कंपोनेंट है, एक वुडन ब्लॉक की कॉस्ट, एक वुडन पीसेस की कॉस्ट, एक पेंट की कॉस्ट और एक फाइनल चेयर की कॉस्ट। तो टोटल वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 100, 200 वुडन पीसेस की कॉस्ट, 100 रुपीज़ पेंट की कॉस्ट और फाइनल वैल्यू की कॉस्ट है चेयर। तो जीवीए कैलकुलेट करते टाइम हम इन चारों को कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन के पार्ट हैं, कहीं ना कहीं इसमें इन पैसों से ट्रांजेक्शन हुआ है। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 800 रुपीज़। बट यहाँ पे एक चीज़ इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो भी काउंट हो गई है। किस तरीके से देखिए, बट इट काउंट्स द इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल ट्वाइस। किस तरीके से, फाइनल चेयर जो बनी हमारी 400 की, 400 के अंदर ऑलरेडी वुडन ब्लॉक की जो 100 रुपीज़ थी वो भी काउंट हो चुका है, वुडन पीसेस के 200 भी काउंट हो चुके हैं एंड पेंट की कॉस्ट भी काउंट हो चुकी है। बट यहाँ पे हमने उसको अलग से ऐड कर दिया। तो इसी चीज़ को हम कहेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि एक्चुअली में जीडीपी में जब कैलकुलेशन करते हैं तो वो उसमें सिर्फ फाइनल वैल्यू होती है, जैसे कि हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि फाइनल वैल्यू को कंसिडर किया जाता है। इसीलिए हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे। किस, पहले तो इंटरमीडिएट कॉस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे जो कि है 100 + 200 + 100 एंड दैट इज़ 400, तो शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू में से जब हम इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो वी गॉट 400 एंड दैट इज GVA एट MP, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट MP। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया ना? बिकॉज ये वुडन ब्लॉक की, वुडन पीसेस की कॉस्ट और पेंट की कॉस्ट ऑलरेडी चेयर की, फाइनल चेयर की कॉस्ट में एडिड है। तो अगर हम इसको भी ऐड करेंगे तो ये 2 बार ही काउंट हो जाएगा एंड उसको हमें अवॉइड करना है। इस वजह से हम इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करेंगे एंड दैट इज़ वाई GVA को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। हमारा थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड जो है विंग अप करता है ऑल द एक्सपेंडिचर्स ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर कौन करता है? एक्सपेंडिचर करते हैं हम लोग, कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट। हम लोग पैसा खर्च करते हैं और अपना प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो वो जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, उसी के थ्रू जो कैलकुलेशन होता है उसको हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड होता है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स। ये 4 कंपोनेंट्स को हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम GDP और MP कैलकुलेट करने के लिए कंजम्पशन को ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को ऐड करेंगे और नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड करेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। इंडिया केस में हमारा जो नेट एक्सपोर्ट्स है वो नेगेटिव होगा, बिकॉज इन इंडिया वी इम्पोर्ट मोर एंड एक्सपोर्ट लेस। हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो अगर हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है तो इट इज़ नेगेटिव एंड हमारा एक्सपोर्ट को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। बट इंडिया केस में इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो ये नेगेटिव हो जाएगा कंपोनेंट। इसलिए नेट एक्सपोर्ट्स को इंडिया इस वाले कंपोनेंट में से माइनस करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय कंसिडरिंग स्पेंडिंग फ्रॉम हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। ये फेवर किया जाता है प्रीडोमिनेंटली बिकॉज इसके डेटा जो है रेडली अवेलेबल है। ऑल्सो NCERT की बुक्स में हमने ये टर्म्स पढ़ी होंगी। C को डिनोट करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, G को डिनोट करते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और I को डिनोट करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये सिंपली यही है, कंजम्पशन बाय इट इज़ कंजम्पशन, इट इज़ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इट इज़ इन्वेस्टमेंट। अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो इन तीनों का मतलब यही है, बट अगर NCERT की टर्म्स में देखें तो ये टर्म्स वहाँ पे लिखी हैं, तो हमें इसको पढ़ना ज़रूरी है। दैट्स वाई हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया। हमने GDP 3 तरीके से कैलकुलेट करना सीखा।
हमें अगर नेशनल इनकम निकालना है तो हम वो जीडीपी के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए, नेशनल इनकम जो होता है उसको हम कहते हैं NNP@FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इट इज़ कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका है GDP@MP, जो अभी तक हमने कैलकुलेट करा, तीनों मेथड से, किसी भी मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब वो कैलकुलेट कर लेंगे तो उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, NFIA को माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे एंड सब्सिडीज़ को प्लस कर देंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन हमें पता है क्या होता है, नॉर्मल वियर एंड टीयर जो कि होता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें पता है क्या होते हैं एंड सब्सिडीज पता है, बट ये NFIA का जो कंपोनेंट है इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम क्या क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, रेंट इन द फॉर्म रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंट, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। ये 3 कंपोनेंट्स को इंक्लूड करता है NFIA। बेसिकली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? फैक्टर इनकम जैसे हमें पता है कि वेजेस हो गए, सैलरीज हो गई और अदर कंपोनेंट जो कि हमने अब वाली टॉपिक में डिस्कस किया कि फैक्टर इनकम क्या क्या कंसिडर करता है। तो जब लेट्स सपोज ये इंडिया है हमारा, तो इंडिया के अंदर जब इनकमिंग फैक्टर इनकम होगी तो ये पॉजिटिव होगा हमारे लिए, बिकॉज कोई भी हमारा पर्सन फॉरेन कंट्री में काम कर रहा है और वो हमें यहाँ पे पैसे भेज रहा है इंडिया के अंदर, सो इट विल पॉजिटिवली इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी। सो इट इज़ कॉल्ड इनकमिंग फैक्टर इनकम, क्योंकि ये बाहर से इनकम हमारे इंडिया में आ रही है। एंड आउटगोइंग फैक्टर इनकम क्या होती है? जो यहाँ से बाहर जाती है, जैसे कि बाहर का कोई पर्सन इंडिया में काम कर रहा है एंड उसको हम सैलरी दे रहे हैं या उनको हम वेजेस दे रहे हैं, तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है, या हमारा कोई इन्वेस्टमेंट है, हम उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। सो दीज आर आउटगोइंग। सो ये हमारे लिए नेगेटिव होता है क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी से बाहर जा रहा है। बेसिकली नेट फैक्टर इनकम जो फ्रॉम अब्रॉड जो होता है वो फैक्टर इनकम को ही कंसिडर करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग। सिंपली इसका मतलब ये होता है। तो इसको हम NFIA यहाँ पे माइनस इसलिए शो हो रहा है बिकॉज ये केस में NFIA कंपोनेंट जो है नेगेटिव है, बिकॉज आउटगोइंग फैक्टर इनकम इज मोर देन द इनकमिंग फैक्टर इनकम। इंडिया के केस में आउटगोइंग फैक्टर इनकम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नेट इनकमिंग फैक्टर इनकम, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट डन बाय द फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। तो जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में उन्होंने की है तो उसके ऊपर जो भी उनको इंटरेस्ट या प्रॉफिट होंगे तो वो इंडिया से हमेशा ही बाहर जाएंगे, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एंड दैट्स वाई इंडिया के अंदर NFIA जो है वो नेगेटिव में होता है, जो कि यहाँ पे हमने नेगेटिव में डाला है। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने आज GDP कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स को समझा और नेशनल इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो भी समझा। फ्यूचर वीडियोस में हम इकोनॉमी के और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।